Hello everyone, class 10th English, first flight. The second poem, Fire and Ice, is given here. The first word is given here, desire. Desire means होती है wish या will. It means होता है इच्छा. Destruction means ruin. RUIN. Ruin means होता है विनाश. नेक्स्ट वर्ड दिया गया है suffice. Suffice means होता है एनफ यानी पर्याप्त या काफ़ी. सफिशिएंट से बना है एनफ. इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए थिंकिंग अबाउट द पोएम, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गिवन हियर. इस पोएम के बारे में यदि आप पढ़े होंगे तो इसकी मीनिंग को आप जानते ही होंगे, इसके जिस्ट को जानते होंगे. यदि जिस्ट जानेंगे तो इनका क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं. The first question is given here. There are many ideas about how the world will end. इस कविता में या आपको बताया जाता है कि ढेर सारे विचार व्यक्त किए जाते हैं कि किस तरीके से विश्व की समाप्ति होगी. Do you think the world will end someday? क्या आप भी ये सोचते हैं कि किसी न किसी दिन विश्व समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी का अंत हो जाएगा. Have you ever thought what would happen if the sun got so hot? और have you ever thought, क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि what would happen, क्या होगा उस समय if the sun got so hot, सूर्य अत्यधिक गर्म हो जाएगा तब. and that it burst, क्या वह बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा. और ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, या धीरे धीरे सूर्य की जो तपन है वो कम होती जाएगी, ठंडा होता जाएगा. इसमें आंसर दिया गया है, देयर आर मेनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. ये हम जानते हैं कि हमें ढेर सारे आइडियाज़, विचार दिए जाते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएगी. साइंटिस्ट्स आर इंटरप्रेटिंग इन मैनी वेज. वैज्ञानिक भी इस पर व्याख्या देते हैं कई तरीके से. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट इन द ईजिंग प्रोसेस ऑफ नेचर द वर्ल्ड मे एंड. ये बताया जाता है कि ये प्रकृति की प्रक्रिया है जो कि संभव हो सकता है कि पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाए. द सन मे बी सो हॉट, सूर्य बहुत गर्म हो सकता है. दैट इट मे बस्ट, जिस समय गर्म होकर वह फट जाएगा, टुकड़ों में बट जाएगा. और इट मे स्लाइटली बी डिस्टर्ब्ड, और ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा. डिस्टर्ब किस कंडीशन में होगा ये बताया जा रहा है. डिस्टर्ब होगा सो दैट इट क्रिएट्स एक्सट्रीम फॉल इन द टेम्परेचर. डिस्टर्ब होने के साथ साथ हमारे टेम्परेचर में एक्सट्रीम फॉल आएगा, बहुत कमी आएगी. एंड मेक्स द क्लाइमेट फ्रीजिंग, और जो भी जलवायु हमारे पृथ्वी पर उपस्थित है वो फ्रीज हो जाएगी, जम सी जाएगी. दो कंडीशन दिए गए कि यदि सूर्य बहुत गर्म होकर फट जाएगा तब भी हमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो पृथ्वी पे जीवन उत्पन्न नहीं होगा. दूसरा कंडीशन होगा कि यदि वो कोल्डर होता चला जाएगा तो लास्ट में कंडीशन ये आ जाएगा कि हमारे पृथ्वी का क्लाइमेट जो होगा वो एकदम ठंडा हो जाएगा और सारी चीज़ें जम सी जाएंगी, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा. सेकंड क्वेश्चन दिया गया है फॉर फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट मीन्स आपको बताया गया पाला होता है, पाला. इट मीन्स होता है बर्फ़ की बारिश. व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर. इस कविता में फायर किसके लिए स्टैंड किया गया आया है, प्रयोग किया गया है. एंड आइस
किसके लिए प्रयोग किया गया है? हियर आर सम आइडियाज, जिसमें आपको कुछ आइडियाज़ दिए जा रहे हैं। फर्स्ट में दिया गया है ग्रीड। ग्रीड मीन्स होता है लालच। लालच किसके लिए दिया गया है? फायर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि आइस को रिप्रेजेंट करने के लिए? फिर दिया गया है एवरिस। एवरिस जो टर्म दिया गया है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? एवरिस मीन्स होता है लोभ। फिर दिया गया है टर्म क्रुएल्टी। क्रुएल्टी मीन्स आप ये कह सकते हैं क्रोध। लस्ट मीन्स दिया गया है वासना। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष। और फरी मीन्स होता है क्रोध। इनटॉलरेंस मीन्स होता है असहनीयता, जिसको हम असहिष्णुता भी बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड दिया गया है रिजिडिटी, कठोरता के टर्म में दिया गया है। और इनसेंसिटिविटी का टर्म दिया गया है, इट मीन्स होता है संवेदन शून्यता। कोल्डनेस, कोल्डनेस मतलब उदासीनता की बात करते हैं। कोल्डनेस और इनडिफरेंस, इन दोनों को हम उदासीनता के रूप में ही काउंट करते हैं। और हैट्रेड, ये जो घृणा वाला शब्द दिया गया, यानी जितने भी वर्ड दिए गए हैं इन शब्दों में कौन से शब्द फायर में या फायर के लिए प्रयोग किए गए हैं और कौन से शब्द आइस के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर में बताया जाएगा। फॉर फ्रॉस्ट फायर स्टैंड्स फॉर, फायर के लिए स्टैंड्स किए गए हैं कौन से वर्ड स्टैंड किए गए? हैट्रेड यानी घृणा। फिर दिया गया है कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष। फिर दिया गया फरी, फरी जो शब्द है वासना। क्रुएल्टी, एवरिस एंड ग्रीड, ये जो शब्द दिए गए हैं वो फायर के लिए स्टैंड होते हैं। और जो नेक्स्ट अदर वर्ड्स हैं वो आइस के लिए स्टैंड्स होते हैं, जिसमें दिया गया है लस्ट, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, insensitivity, coldness and indifference. And the last question of this poem is, what is the rhyme scheme of the poem? इस पोएम का राइम स्कीम क्या है उसे आपको बताना है। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम, और ये किस तरीके से पोएम में जो विरोधाभास दर्शाया गया है वो हमें दर्शाने का प्रयास करता है। तो आंसर में लिखेंगे द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़, पोएम का राइम स्कीम क्या दिया गया है? ए बी ए, ये जो फर्स्ट स्टेंजा का दिया गया है और ये सेकंड स्टेंजा का दिया गया है सी डी सी। अब इस राइम स्कीम को समझने के लिए हम पोएम पे आते हैं। देखें कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट में जो टर्म दिया गया है फायर, ए मान लिया गया। फायर का राइमिंग आइस नहीं है तो इसको हम मान लेंगे बी। फिर नेक्स्ट टर्म में दिया गया डिज़ायर, यानी फायर से ही राइमिंग है डिज़ायर का, फायर डिज़ायर, तो ए यहाँ माना गया तो इसको भी हम क्या मान लेंगे? ए। और फिर लास्ट वाला टर्म भी फायर ही है तो इसको भी हम क्या मान लेंगे? ए, यानी ये हो गया ए बी ए। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में आपको दिया गया है सी डी सी। ए बी तो हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट स्टेंजा में। सेकंड स्टेंजा की बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका सी का ट्वाइस हेट आइस, यानी सी ट्वाइस आइस, सी हो गया और डी हो गया हेट, और ये ग्रेट यानी डी हो गया दोनों, और ये सफिस यानी यहाँ पे आइस और ट्वाइस आइस एंड सफिस, स का उच्चारण आ रहा है तो ये तीनों जो हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे। और सेकंड और यहाँ पे फोर्थ जो दिया गया है वो डी हो जाएगा। तो वही टर्म आपको दे दिया गया है ए बी ए एंड सी डी सी में आ गया है राइम स्कीम। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।